क्लास। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था जर्मन यूनिफिकेशन। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आपका इटालियन यूनिफिकेशन। आज हम लोग इसको कवर करेंगे, उसके साथ ही ये चैप्टर एंड हो जाएगा। मूविंग ऑन विद द इटालियन यूनिफिकेशन। अब हम इसमें देखेंगे कैसे इटली को यूनिफाई किया, और इटली जो कि अलग अलग 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था, कौन सी चीज़ ने उनको यूनाइट किया, लैंग्वेज वहाँ पे क्या यूज़ होती थी, और कौन वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। तो डायनेस्टिक स्टेट्स मतलब अलग अलग डायनेस्टीज़ रूल कर रही थी, और साथ ही साथ हैब्सबर्ग एम्पायर जो ऑस्ट्रिया का था वो भी इसको रूल कर रहा था। मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में इटली 7 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। साथ ही साथ उसमें जो सिर्फ एक होता है सार्डिनिया पीडमोंट, सिर्फ इसी को इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करता है। बाकी सारे 6 अदर पार्ट्स को अलग अलग डायनेस्टीज़ और हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इटली को भी रूल करने में आप देखोगे कि सिर्फ एक ही पार्ट रूल कर रहा है जो कि इटालियन प्रिंसली हाउस है। अदरवाइज़ बाकी सारे पार्ट्स को कोई और रूल कर रहा है या किसी और एम्पायर के अंडर फॉल करते हैं। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप, द सदर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variations. तो इस पॉइंट का पर्सपेक्टिव क्या है कि आप नॉर्थ में देखोगे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स इसको रूल करेंगे, सेंटर में पोप, सदर्न रीजन्स में डोमिनेशन होगा किसका, स्पेन का, वहाँ के बर्बन किंग्स का। साथ ही साथ जो इटालियन लैंग्वेज थी, इटालियन लैंग्वेज वॉज नॉट कॉमन फॉर्म में, ठीक, वॉज नॉट इन कॉमन फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि इटली के अलग अलग डायलेक्ट बोले जाते थे या फिर उनका अलग अलग यूज़ था अलग अलग रीजन्स में। इस वजह से इटालियन लैंग्वेज में यूनिटी नहीं थी। तो यूनिटी का पर्पज़ ये नहीं है कि सब लोग सिमिलर लैंग्वेज बोले, बट डायलेक्ट अलग होना, उनका प्रोनाउंसिएशन या ग्रामेटिकल चीज़ें को डिफरेंस होना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लोगों को कनेक्ट होने के लिए दे नीड अ कॉमन लैंग्वेज विच वॉज एब्सेंट इन इटालियन एम्पायर्स जो अलग अलग डायनेस्टीज़ के अंडर रूल करते थे। इसके बाद क्या होगा, फेलियर ऑफ द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स बोथ इन 1831 एंड 48 मेंट कि अब जो सार्डिनिया पीडमोंट है इसी के अंदर, क्योंकि इटालियन हाउस ही इसको रूल कर रहा है, तो इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आ गई कि इटालियन का यूनिफिकेशन होना चाहिए, सारे इटालियंस का। मतलब इटली के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उन सबको पार्ट मिलाकर एक कॉमन इटली को फॉर्म करना चाहिए। और सार्डिनिया पीडमोंट का रूलर कौन था? ही वॉज किंग विक्टर इमानुएल सेकेंड टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर। तो इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आती है कि इसको वॉर के थ्रू, क्योंकि कोई और मेथड नहीं था, दूसरी डायनेस्टीज़ जो रूल कर रही थी दे वर नॉट ईजिली गिविंग अप देयर एम्पायर, तो अब वॉर के थ्रू उसको विन करना, फिर उसको सारी चीज़ों को मिला के इटालियन यूनिफिकेशन को प्रोसेस को कंप्लीट करना। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चीफ मिनिस्टर केवर, हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली, वॉज नीदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। इनका मतलब क्या हुआ, जो चीफ मिनिस्टर कैवर होते हैं जो यूनिफाई करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, तो हमको लगेगा कि अगर यूनिफिकेशन हो रहा है तो सबसे पहले वी विल थिंक अबाउट रेवोल्यूशनरीज। तो ही वॉज नॉट अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। वो क्या थे, वो थे वेल्दी मेंबर ऑफ द सोसाइटी बिलोंग करते थे। ये वेल्दी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को बिलोंग करते थे इटली में। साथ ही साथ ये फ्रेंच बोलते थे, इटली से, इटालियन से ज़्यादा बेटर। फ्रेंच हम लोगों ने अभी पहले ही पढ़ा है इस चैप्टर में कि फ्रेंच वॉज कंसिडर्ड द एलीट लैंग्वेज ऑफ दैट टाइम। तो जो लोग फ्रेंच बोलते थे जनरली अपर क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ को बिलोंग करते थे। सेम केस चीफ मिनिस्टर केवर के साथ था। अब इन्होंने क्या किया, टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद सार्डिनिया पीडमोंट। तो इन्होंने अलायंस बनाया। अलायंस का मतलब होता दोनों का सेम थॉट था, एक किसी पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करना।
इन दोनों ने एक अलायंस बनाया और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में डिफीट कर दिया। इसके साथ ही साथ गैसेप गैरिबाल्डी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी, इनके साथ कई सारे वॉलेंटियर्स थे जिन्होंने आर्म्स टेकअप किया था टू यूनिफाई इटली। वॉलेंटियर्स आर पीपल हु पार्टिसिपेट इन एनीथिंग विलिंगली, उनकी कंसेंट से, अपने आप से, अपनी चॉइस से। तो गैरिबाल्डी के साथ आर्म्ड वॉलेंटियर्स थे क्योंकि उनका पर्पस था कि इटली को हम यूनाइट करेंगे। In 1860 they marched into South Italy and the kingdom of two Sicilies, succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers। तो साउथ इटली में और किंगडम ऑफ टू सिसिली में लोगों को सपोर्ट मिलता है वहाँ के लोकल पीपल का कि स्पेनिश को हटा के हमको इटालियन यूनिफिकेशन को प्रोसेस को कंप्लीट करना है। और 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, क्योंकि ये सार्डिनिया पीडमोंट के रूलर थे और मेजर रोल इन्होंने प्ले किया था कि बाय वॉर ही नीड टू विन ओवर अदर एम्पायर्स सो दैट ही कैन यूनाइट इटली। इसके साथ ही साथ द पेजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी सदर्न इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया। अब जो पेजेंट मासेस थे गैरिबाल्डी के साथ सदर्न इटली में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दे हैव नेवर हर्ड ऑफ द टर्म इटालिया। वो बोलते थे इटालिया की जगह लाटालिया, क्योंकि वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे कि इटालिया भी कोई वर्ड है, तो दे यूज टू से लाटालिया। उनको लगता था लाटालिया विक्टर इमैनुअल की वाइफ का नाम है। और एक चीज़, लाटालिया कोई वर्ड नहीं है, इसकी मीनिंग नहीं थी, ये एक मिसनॉमर था, मिस प्रोनाउंस नेम ऑफ इटालिया, बस ये मिसनॉमर था इटालिया का। और लोगों को लगता था कि ये विक्टर इमैनुअल की वाइफ हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, ना ही ये वाइफ थी ना ही ये कोई टर्म था। देन अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली में गैसेप गैरिबाल्डी बिलोंग टू इटली। ये आपका MCQ आ चुका है, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। वेनेशिया वॉज सीडेड टू इटली बाय ऑस्ट्रिया इन 1866 एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। सिसिली ऑफ जॉइंट इटली इन 1860। तो सिसिली ने कब ज्वाइन किया था? तो सिसिली ने इटली को ज्वाइन किया 1860 में। ये भी आपका MCQ इसी साल का है पार्ट। वेनेशिया को ऑस्ट्रिया ने इटली को 1866 में एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना दे दिया था, और सिसिली ने इटली को ज्वाइन किया 1860 में। अब आते हैं ब्रिटेन पे। आपको इटालियन यूनिफिकेशन का ये आई होप क्लियर हो गया होगा, इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और इन्हीं को डिस्कस करना था। तो ये आपका इटालियन यूनिफिकेशन कवर हो चुका है। अब आते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। हम देखते हैं ब्रिटेन एज अ नेशन था कि नहीं, क्योंकि ब्रिटेन वॉज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जितने मैक्सिमम इन्वेंशन हो रहे थे ब्रिटेन में हो रहे थे, तो हम ब्रिटेन की भी बात करना एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि ब्रिटेन एज अ नेशन एग्जिस्ट करता था या फिर नहीं। द मॉडल ऑफ द नेशन और नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज़ ग्रेट ब्रिटेन। कुछ स्कॉलर्स का पर्सपेक्टिव ये है कि अगर नेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले नेशन या नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट ग्रेट ब्रिटेन में आया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर सीज करके 1688 में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई थी, जिससे नेशन स्टेट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था और इंग्लैंड में एक सेंट्रल पावर आ गई थी अपार्ट फ्रॉम मोनार्की। तो ये भी चीज़ थी यहाँ पर। और साथ ही साथ एक और पॉइंट था आपका कि जो ये सेकेंड पॉइंट लिखा है, ब्रिटिश का फॉर्मेशन नेशन स्टेट की तरह इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ सडन अपीवल। मतलब जैसे आपने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या होता है, मोनार्की को डिस्पोज कर देते हैं और
वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है थ्रू रेवोल्यूशन। बट ब्रिटेन में ऐसा नहीं था। ब्रिटेन में इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं टाइम टेकिंग तरीके से, और साथ ही साथ उस तरीके से जब डेवलपमेंट होता है तो अपने आप नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे लाया जाता है। दो प्राइमरी आइडेंटिटीज़ थी वहाँ पर लोगों के रहने की। वहाँ पे जो लोग रहते थे उनकी थी इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट एंड आयरिश। तो इंग्लिश आपके इंग्लैंड के लोग हो गए, वेल्श आपके वेल्स के हो गए, स्कॉट आपके स्कॉटिश स्कॉटलैंड के हो गए, एंड आयरिश आर पीपल फ्रॉम आयरलैंड। ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। साथ ही साथ द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। That means England was able to impose its influence on Scotland. तो if we are asked a question that Great Britain में कौन सी दो कंट्रीज़ आएंगी, तो आप लिखोगे इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, और किस एक्ट के अंडर? द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। अब क्या होता है, स्कॉटिश हाईलैंडर्स आर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गेलिक लैंग्वेज और वेयर देयर नेशनल ड्रेस एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। तो जब ब्रिटिश रूल करने लगते हैं, उनको स्कॉटलैंड को अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के थ्रू, तब क्या होता है, तब ये होता है कि वो स्कॉटिश पीपल को अब उनकी जो लैंग्वेज होती है गेलिक वहाँ बोलते हैं, उसको बोलने से मना कर देते हैं, उनकी नेशनल ड्रेस को पहनने से मना कर देते हैं और सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। सेम तरीके से आयरलैंड भी क्या करता है, आयरलैंड में भी सिमिलर फेट होता है। कंट्री डिवाइडेड थी आयरलैंड कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में। इंग्लिश ने क्या किया, इंग्लिश ने हेल्प करी प्रोटेस्टेंट्स की, ताकि जो है जो कैथलिक पॉपुलेशन है आयरलैंड की सबसे ज़्यादा, उस पर डोमिनेंस बना सके, क्योंकि इनका पर्पस था कि कैथलिक कंट्री है मैक्सिमम लोग, और प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प करके हम उसको रूल करेंगे। तो आयरलैंड को भी फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट कर लिया गया यूनाइटेड किंगडम में इन 1801। अब क्या होता है, द सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, द नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन। तो इसमें सेंस ये होता है कि नया सिंबल बनाया जाएगा, मतलब नया फ्लैग अडॉप्ट किया जाएगा, साथ ही साथ नेशनल एंथम एक होगा जो स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स सब जगह सिमिलर गाया जाएगा, और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा, मतलब उन्हीं की लैंग्वेज चलेगी, बाकी सारी लैंग्वेजेस को मना कर दिया जाएगा यूज़ करने से। अब कॉन्सेप्ट आता है विजुअलाइजिंग दी नेशन। अब आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कंट्री को किसी न किसी पर्सन की तरह पर्सोनीफाई करते हैं, मतलब किसी पिक्चर के फॉर्म में। जैसे भारत माता में हम देखते हैं कि एक लेडी है, साड़ी में ड्रेप्ड है, आपका क्राउन पहने हैं, तो इस तरीके से हमने सिंबलाइज़ किया। हर कंट्री ने अपने पर्सपेक्टिव से, वहाँ के आर्टिस्ट ने अपने पर्सपेक्टिव से, अपनी कंट्री की यूनिकनेस से या फिर क्वालिटीज़ से बेसिस पर एक इमेज बनाई है कंट्री की पर्सोनिफाइड फॉर्म में, जिसमें ज़्यादातर जो फीमेल होती हैं उन्हीं को पर्सोनिफाई किया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं मदरलैंड। तो नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स। द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगरी ऑफ द नेशन। एलेगरी मतलब पर्सोनिफिकेशन। In France, she was Christian Marianne, a popular Christian name which underlined the idea of a people's nation. Germania became the allegory of German nation. तो दो अलग अलग कंट्रीज़ के आपने नाम भी देख लिए कि जर्मेनिया को बनाया गया एलेगरी जर्मन नेशन का, और मैरियन को बनाया गया फ्रांस का। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन का पर्पज़ ये होता है कि व्हेन वी पर्सोनिफाई समथिंग वी आर एबल टू रिलेट विद दैट थिंग मच मोर। मतलब ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है कि जब हम किसी चीज़ को पर्सोनिफाइड फॉर्म में देखते हैं, तो पर्सोनिफिकेशन से ये फ़ायदा होता है कि हम उससे ईज़िली रिलेट कर पाते हैं। तो जब हम उससे रिलेट कर पाएंगे तभी हम उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे और अपने आइडियाज़ के लिए या अपने कल्चर या वैल्यूज़ के लिए
वो चीज़ों को फॉलो करेंगे। अगर हम रिलेट नहीं कर पाएंगे तो उन चीज़ों को हम कभी फॉलो नहीं करेंगे। ठीक, अब हम देख लेते हैं कुछ मीनिंग ऑफ सिम्बल्स। ये आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ था। ब्रोकन चेन्स का मतलब होता है बीइंग फ्रीड। व्हेन चेन्स आर ब्रोकन एंड शोड इन सिम्बॉलिक फॉर्म, दैट मीन्स कोई एक था स्लेव हो सकता है, किसी पर डिपेंडेंट हो सकता है, कोई कॉलोनाइज्ड कंट्री हो सकती है, कॉलोनाइज नेशन हो सकता है, जो कि अब फ्री हो गया। ब्रोकन चेन्स, चेन टूट गई है, एंड दैट पर्सन या कंट्री या वॉट एवर थिंग इज, दैट इज दे आर फ्री। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ का सिंबल है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, हीरोइज्म। सोड, रेडीनेस टू फाइट, क्योंकि सोड यूज़ होती थी उस टाइम पर, तो आपको पता है सोड होकर होगी तो रेडीनेस टू फाइट। ऑलिव ब्रांच अराउंड दी सोड, विलिंगनेस टू मेक पीस, मतलब अगर ऑलिव जो रिप्रेजेंट करता है, ऑलिव रिप्रेजेंट करता है पीस को, अगर सोड के अराउंड होगा तो उसका मतलब ये है कि दैट पर्सन या दैट सिंबल मीन्स की विलिंगनेस टू मेक पीस, पीस के लिए बात करी जा सकती है। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ये जर्मन स्टेट का फ्लैग है। रेज ऑफ द राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, क्योंकि हम लोग जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं या नया दिन स्टार्ट होता है तो हमेशा आप देखिए सन की रेज से स्टार्ट होता है, और जो सन की रेज होते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसी वजह से वो सिम्बलाइज करती हैं कि एक नई स्टार्टिंग या नई बिगनिंग हुई है। बिकॉज सन रेज गिव लाइफ्स, आपको पता है प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है जिससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा, तो लाइफ मिलेगी। तो सिमिलर सेंस यहाँ पर है, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। अब नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, अब इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे सो दैट हम इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लें। नाउ क्लास मूविंग ऑन विद द टॉपिक, नाउ वी विल रीड नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, और कैसे इम्पीरियलिज्म की वजह से नेशनलिज्म डेवलप होता है। अब क्या होगा कि 19th सेंचुरी के लास्ट में नेशनलिज्म एक आइडियलिस्टिक जो थॉट था कि लिबरल डेमोक्रेटिक होगा, या फिर क्या कहते हैं सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है कि ये एक नैरो आइडिया बन जाएगा। नैरो, अभी पढ़ेंगे हम लोग कैसे नैरो आइडिया बन जाएगा जिसमें लिमिटेड एंड्स अचीव किए जा सकते हैं। During this period, nationalist groups became increasingly intolerant of each other. अब इसमें होता क्या है, जब हम नेशनलिज्म की बात करेंगे तो नेशनलिज्म में कई सारे ग्रुप्स डेवलप होते हैं और सबका एक अपना नोशन होता है नेशनलिज्म का, कि नेशन कैसा होना चाहिए और नेशन का आइडिया क्या होना चाहिए। इस वजह से ऑल अदर ग्रुप्स जितने भी हैं एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, दे आर इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर। जैसे ए वर्सेस बी हो जाएगा, बी वर्सेस सी हो जाएगा, इन सब के अपने नेशन के आइडियाज़ होंगे और ये आइडियाज़ एक दूसरे से क्लैश करते रहेंगे। द मेजर यूरोपियन पावर्स in turn manipulated the nationalist aspirations of the subject peoples in Europe to further their own imperialist aim। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर फिर से जो यूरोपियन पावर्स हैं जो रूल कर रही थी पहले से, या फिर जो डायनेस्टिक एम्पायर्स बाकी नेशंस को मिला के अपने में बनाए थे, बट उनका पर्सपेक्टिव यहाँ पे ये था कि हम नेशनलिस्ट फीलिंग के थ्रू अपने एंड्स को मीट करें, मतलब अपना एम्पायर कंटिन्यू रखें किसी ना किसी तरीके से। तो इस वजह से यहाँ पर अपनी इम्पीरियलिस्ट एम को वो लोग फर्दर करने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा होगा नेशनलिस्ट टेंशन का? बाल्कन होगा, बाल्कन्स, यूरोप में आफ्टर 1871। अच्छा, बाल्कन्स जो एरिया है इसी से एक टर्म आया है बाल्कनाइजेशन, मतलब डिवीज़न, तो वो यहीं से आया है क्योंकि ये एक अभी एम्पायर था, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ थी जिन कंट्रीज़ ने स्ट्रगल किया नेशनलिस्ट गोल अचीव करने के लिए, और उसमें देखेंगे हम लोग कि क्या चीज़ें थी। दी बाल्कन्स वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टीनीग्रो, हुज इनहैबिटेंट्स आर ब्रॉडली नोन एज दी स्लाव्स। अब इसमें होता क्या है, ये है यूरोप का एम्पायर,
मतलब यूरोपियन कंट्री जिसमें हैं ये सारी कंट्रीज़ थी। यहाँ के लोगों को स्लाव बोलते थे, स्लेव नहीं है। दिस इज़ नॉट स्लेव, दिस इज़ स्लाव। स्लाव ये अलग टर्म है, स्लेव नहीं है। ये वहाँ के लोगों को कहते थे स्लाव। और जो ये बाल्कन का एम्पायर था ये ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल करता था, ऑटोमन एम्पायर ऑफ तुर्की। तो उनके अंडर ये लोग कैटेगरी में फॉल करते। तो उनके एम्पायर में जब ये लोग थे तो वहाँ पर ऑटोमन एम्पायर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है या फिर इनको रूल कर रहा है, विच दीज पीपल डिड नॉट लाइक बिकॉज दे वॉन्टेड देयर ओन नेशन। अब इसका एक PYQ आता है, देख लेते हैं। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनैलिटी टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज बाल्कन, अभी हम लोगों ने पढ़ा। और लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ये भी सही है। तो बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इसका सेंस कैसे समझेंगे? सेंस ही समझेंगे कि नेशनैलिटी की जो बात हुई यूरोप में 1871 के बाद, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा था? सबसे इम्पोर्टेंट था बाल्कन। और नेशनैलिटी यहाँ बाल्कन में क्यों आई, उसका रीज़न सही है ये। क्यों? कि इसलिए बाल्कन अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर था, उसमें डिफरेंट यूरोपियन नेशंस थे विच हैड देयर ओन नेशनलिस्ट आइडियाज़। और ऑटोमन एम्पायर के अंदर दे डिड नॉट वांट टू स्टे, दे वांटेड देयर ओन नेशन। ठीक, तो इसीलिए बोथ आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये आपका 2024 का PYQ है। इस तरीके से आपका टॉपिक पे असर्शन एंड रीज़न भी पूछा जाता है। देन अब क्या होगा बाल्कन में आगे? वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनैलिटीज़ ब्रोक अवे फ्रॉम कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। तो ऑटोमन एम्पायर से अलग होते जाएंगे, रिवोल्ट कर देंगे कि वी डू नॉट वांट टू स्टे विद इन दिस एम्पायर, वी वांट आवर ओन नेशन। The Balkan peoples based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign power। बाल्कन पीपल क्या करेंगे? बाल्कन पीपल ये करेंगे कि इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स नेशनैलिटी के लिए, और ये हिस्ट्री यूज़ करेंगे। वाई दे विल यूज़ हिस्ट्री? दे विल यूज़ हिस्ट्री टू प्रूव कि ये लोग ऑटोमन एम्पायर में पहले से नहीं थे, इनको रूल करा गया है विदाउट देयर विल, तो दे विल फॉर्म देयर ओन नेशन। तो बाल्कन एरिया विल बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो-हंगरी was keen on countering the hold of the other powers over the Balkans and extending its control over the area। अब इसका मतलब ये है, यहाँ पर ये जो चार मेजर पावर्स थी उस समय, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रो हंगरी था हैब्सबर्ग वाला। इन सब का पर्पस बाल्कन को फ्री करना नहीं था, इनका पर्पस फ्री करना नहीं था, इनका पर्पस था अपने इम्पीरियलिस्ट एम को यहाँ पर इम्पोज करना। मतलब हम हेल्प तो करने का दिखाएंगे कि वी आर वांट टू हेल्प यू, वी वांट टू गेट यू रिड ऑफ दिस ऑटोमन एम्पायर, बट हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही ऑटोमन एम्पायर हटेगा वी विल रूल इन वन वे और द अदर। इस तरीके से क्या होगा? इन दिस सीरीज लेड टू वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नेशनलिज्म अलाइड विद इम्पीरियलिज्म लेड टू यूरोप इन डिज़ास्टर इन 1914। तो आप अगर देखो यहाँ पर जो नेशनलिज्म है वो इम्पीरियलिज्म के साथ कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे। क्योंकि नेशनलिज्म होता है अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को फर्दर करना, इम्पीरियलिज्म होता है कोई एक पावर होती है, मेजर सुपर पावर होगी, वो बाकी कंट्रीज़ पर, बाकी नेशन स्टेट्स पर, बाकी एम्पायर्स पे अपनी विल इम्पोज करेगी और उनको रूल करने के लिए कोशिश करेगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है। रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, इनकी नेशनलिस्ट एम थी कि हम अपने कंट्री को, अपने नेशन को सबसे बेस्ट बनाएं, और इम्पीरियलिस्ट एम्स ये थी कि हम दूसरी कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनीज़ बनाएं। अब इसके बाद क्या होगा कि अगर ये चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली पीपल विल रियलाइज़ कि समबडी एल्स वांटेड टू रूल आवर कंट्री। तो इस वजह से एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स विल डेवलप एवरीवेयर, और
every nation will want to establish their independent nation states and were inspired by a sense of collective nationality forged in confrontation with imperialism. तो जो यहाँ पर एक नेशनलिज्म डेवलप होगा, ये नेशनलिज्म का फॉर्म होगा कि एवरीबडी वांट्स देयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स, मतलब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। उस कंट्री की पीपल, उस रीजन की पीपल जो अपने आप को एक नेशन मान रहे हैं, वही उस कंट्री को रूल करेंगे ऑन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशंस विच इज़ और आर डेवलप्ड बाय सिटीजन्स। और कलेक्टिव नेशनलिटी भी होगी, और साथ ही साथ कन्फ्रंटेशन विद इम्पीरियलिज्म, जो इम्पीरियलिस्ट एम थी मेजर पावर्स की कंट्री को सबड्यू करने की, कंट्री को कंट्रोल करने की, इम्पीरियलिस्ट जो एम्स थी उनकी, उनके अगेंस्ट कन्फ्रंटेशन विल कंटिन्यू। पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है कि नेशनलिज्म का कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं था। किसी के लिए नेशनलिज्म था कि फ्रीडम फ्रॉम इम्पीरियलिस्ट पावर्स, किसी के लिए नेशनलिज्म था किसी और के लिए नेशनलिज्म था कि उनको इम्पीरियलिस्ट पावर्स था, किसी और के लिए था कि हमको अपनी नेशन को, अपने लोगों को इम्प्रूव करना है, अपनी कंट्री बनानी है नेशन स्टेट्स के फॉर्म में। हमारा एक अलग सेंस है, ठीक। इस तरीके से मल्टीपल सेंसेस थे अलग अलग कि हाँ किसके लिए नेशन का मतलब क्या होता है। बट एक जो कॉमन आइडिया था कि सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। इसका पर्पस ये मतलब होता है कि एक जो कॉमन आइडिया निकल कर आया, भले ही किसी का एम था इम्पीरियलिस्ट पावर्स के अगेंस्ट लड़ाई करना, किसी का एम था कि हमारे नेशंस को हम डेवलप करें, किसी का एम था कि लोग यूनाइट हो जाएं, लेकिन सब में एक कॉमनैलिटी ये थी कि नेशन स्टेट्स ऑर्गेनाइज होंगे, सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइज होंगी नेशन स्टेट्स में, और ये चीज़ नेचुरल और यूनिवर्सल थी। इसका मतलब ये हुआ कि नेशन स्टेट्स तो बनने ही बनने हैं। सोसाइटीज़ को अगर अपने इंटरेस्ट कंटिन्यू रखने हैं, किसी और पावर्स के अंडर कंट्रोल में नहीं आना है, पीपल नीड टू हैव देयर नेशनल कलेक्टिव यूनिटी, और इसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन। तो ये एक नेचुरल और यूनिवर्सल आइडिया इसमें था। अब एमसीक्यू पे आ जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। तो नेपोलियनिक वॉर, ट्रीटी ऑफ वियना, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, स्लाव नेशनलिज्म इन द ऑटोमन एम्पायर। अब जब हम बात करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की, तो इसके लिए जो भी इवेंट्स हुए यहाँ पे, यही इवेंट्स नहीं, जो भी इवेंट्स आप उस चैप्टर में पढ़ोगे, आपको उसका डेट और ईयर याद होना चाहिए, तभी आप उसको अरेंज कर पाओगे। और ये सारे क्वेश्चंस होते बहुत इजी हैं, आपको बस डेट पता होनी चाहिए एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। क्योंकि एमसीक्यूज़ में अगर आप गलती कर रहे हो तो फिर बड़े क्वेश्चन में आप कैसे उसको समझोगे, ठीक है। तो आंसर इसका यही होगा, नेपोलियनिक वॉर्स 1797 में हुए, सबसे वन ये होगा। द ट्रीटी ऑफ वियना 1814 से 1815, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1821, स्लाव नेशनलिज्म इन द ऑटोमन एम्पायर 1905। इसी के बाद आपने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली चीज़ें आ जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आता है आपका 1914 के पास, ठीक। दी एंड। तो क्लास, ये टॉपिक आपका आज एंड हो गया, ये इसका लास्ट पार्ट था। इस टॉपिक में जो भी चीज़ें पढ़ाई थी, अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद मी एंड आई कैन हेल्प यू आउट। एंड ऑल्सो आई वांट कि अगर आपके पास कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो सो दैट आई कैन इम्प्रूव। आपको ऑडियो क्वालिटी की बात है, जैसे फर्स्ट ऑडियो में थोड़ा वॉइस बैकग्राउंड में आ रही थी, उनको मैंने चेंज कर दिया, मैंने बाकी वीडियोस में उसको इम्प्रूव किया है। बाकी कुछ और आपको अगर लगता है इम्प्रूवमेंट हो सकती है, जिससे मैं पढ़ा सकूं आपको बेटर तरीके से, आप अच्छे तरीके से समझो, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट योर इनपुट। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए प्लीज़ बताएं।
थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे। जय हिंद, जय भारत।